नमस्कार, मैं हूं सुदेशना और गत साप्ताहिक समाचार वीकली राउंडअप में आपका स्वागत है। आज आपको बताते हैं राज्य और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। साथ ही आप सचेत और सेहतमंद होंगे, यही उम्मीद करते हैं। तो हफ्ते भर की सबसे बड़ी खबर जो है, सबसे पहले उस पर एक नजर डालते हैं। ओडिशा के नुआपड़ा में अब सबकी नजरें टिकी हैं 11 नवंबर पर, क्योंकि इसी दिन होगा उपचुनाव का मतदान और 14 नवंबर को आएगा फैसला जनता का। बीजेडी विधायक राजेंद्र ढोलकिया के निधन के बाद यह सीट रिक्त पड़ी थी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की बैठक में निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण मतदान का लक्ष्य तय किया गया। 2 लाख से ज्यादा वोटर, 9,000 युवा और 21 थर्ड जेंडर मतदाता सब मिलकर लोकतंत्र का नया इतिहास लिखने को तैयार हैं। नुआपड़ा में इस बार सिर्फ चुनाव ही नहीं, विकास की बारिश भी हो रही है। ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने जिले में 1100 करोड़ के 957 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। खरियार रोड को नगरपालिका का दर्जा और कोमना सिनापाली को एनएसी का दर्जा, ये बातें मुख्य तौर पर शामिल रही। उपचुनाव से पहले ये ऐलान बड़े राजनीतिक संदेश की ओर इशारा कर रहे हैं। कटक शहर में पिछले दिनों दुर्गा पूजा की झांकियों के वक्त विसर्जन के समय 2 गुटों के बीच हुई झड़प के बाद लगाए गए कर्फ्यू को हटा लिया गया है। मंगलवार सुबह 10 बजे तक लागू रही पाबंदी अब समाप्त कर दी गई है। हालात शांत रहने के कारण प्रशासन ने कर्फ्यू आगे नहीं बढ़ाने का फैसला लिया। शहर के सभी बाजार, दुकानें और इंटरनेट सेवाएं सामान्य हो गई हैं। पहले 13 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया। इससे पहले झड़प में पुलिस पर हमला हुआ था, जिसमें 25 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। 8 की हालत गंभीर थी। इस मामले में 8 से ज्यादा गिरफ्तारी हो चुकी है और 300 से ज्यादा सोशल मीडिया पोस्ट हटाए गए हैं। उड़ीसा में पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा में बड़े घोटाले का मामला। क्राइम ब्रांच ने भुवनेश्वर के मशहूर वानिक कोचिंग सेंटर पर छापा मारा है। उड़ीसा पुलिस एसआई भर्ती घोटाले में जांच का दायरा और बढ़ गया है। कटक क्राइम ब्रांच मुख्यालय में वानिक कोचिंग सेंटर के 3 अधिकारियों से पूछताछ जारी है। क्राइम ब्रांच ने कोचिंग सेंटर पर करीब 3 घंटे तक छापा मारा और पिछले 5 सालों का डेटा जब्त किया है। इस मामले में गिरफ्तारी की संख्या 114 पर पहुंची है। वहीं कानून मंत्री का कहना है कि सरकार ने इस मामले में जल्द कार्रवाई की है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। वरिष्ठ अधिवक्ता और भाजपा नेता पितबास पंडा की निर्मम हत्या मामले में अब सच सामने आ रहा है। पोस्टमार्टम और एक्सरे रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ है कि 9 mm की गोली छाती में घुसकर रीढ़ की हड्डी तक पहुंची है। मामले में सीआईएसएफ जवान के साथ 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये गिरफ्तारी जांच में एक अहम मोड़ मानी जा रही है। पुलिस ने 60 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड और डिजिटल सबूतों की जांच कर अपराधियों तक पहुंचने की भरसक कोशिश की। भुवनेश्वर के पांड्रा क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास करने के साथ ही बड़ा मछली मार्केट तैयार है। ये मार्केट 5 एकड़ भूमि में विकसित होने के साथ ही इसमें रिटेल व्यवसायी, होलसेल व्यापारी, मछली पालन करने वाले किसान और उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के तहत इस परियोजना को मंजूरी मिली है। कटक की ऐतिहासिक बाली यात्रा इस बार होगी और भी भव्य। हाईकोर्ट ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। अब महाउत्सव होगा महानदी के किनारों पर। जिला प्रशासन ने पूरी योजना पेश की है। कोर्ट का कहना है कि शोर नियंत्रण और सड़क मरम्मत पर खास ध्यान दिया गया है। बाल यात्रा को लेकर अब तैयारियां तेज हैं। शहर में जश्न का माहौल शुरू हो गया है। बिहार में अब फिर गूंजेगा चुनावी नगाड़ा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने तारीखों की घोषणा की है। पहला चरण 6 नवंबर को, दूसरा 11 नवंबर और मतगणना 14 नवंबर को तय की गई है। राजनीतिक दलों ने इसके बाद से ही चुनावी रणनीति शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक जीवन में 25 साल पूरे कर लिए हैं। मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक का सफर जनता के नाम समर्पित किया है। उन्होंने फिर दोहराया है अपना मिशन विकसित भारत 2047। देश के लिए सेवा, समर्पण और सुशासन का मंत्र लेकर आगे बढ़ते जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। मध्य प्रदेश में जहरीले कफ सिरप के सेवन से हुई 20 बच्चों की मौत के मामले में चेन्नई की फार्मा कंपनी गोल्ड ट्रिप के मालिक जी रंगनाथन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच में सिरप में डाइएथिलीन ग्लाइकॉल जैसे खतरनाक रसायन की मौजूदगी पाई गई है, जो किडनी फेलियर का कारण बनता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को सिरप की बिक्री रोकने और स्टॉक जब्त करने के निर्देश दिए हैं, जबकि तमिलनाडु में दवा नियंत्रण विभाग ने राज्य भर में छापेमारी शुरू कर दी है।
अब भारत के रेलवे नेटवर्क को मिलेगी नई रफ्तार। केंद्रीय कैबिनेट ने 4 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। 18 जिलों को जोड़ते हुए करीब 894 किलोमीटर तक रेल लाइन का विस्तार होगा, जिसकी लागत तय की गई है 24,634 करोड़। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ के 18 जिलों को जोड़ेगा लगभग 894 किलोमीटर नेटवर्क का विस्तार। टेक्नोलॉजी की दुनिया में भारत की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के यशोभूमि में 9वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया। यह है एशिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम, मीडिया और टेक इवेंट। डिजिटल इंडिया के नए आयाम पर जोर दिया गया है, जहां दिखी है 5G से आगे बढ़ती स्मार्ट इंडिया की झलक। हिंडन एयरबेस पर देश का गर्व, वायुसेना आसमान चीरते हुए आगे बढ़ा। 93वें वायुसेना दिवस, प्रधानमंत्री मोदी ने एयर वॉरियर्स को शुभकामनाएं दी। नीले परिधान में नायकों ने साहस दिखाया। अनुशासन और समर्पण का अद्भुत उदाहरण देखने को मिला हिंडन एयरबेस पर भारतीय वायुसेना दिवस के मौके पर। असम के मशहूर गायक जुबिन गर्ग की मौत के मामले में बड़ा ट्विस्ट सामने आया है। SIT ने उनके कजिन DSP संदीपन गर्ग को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही मामला अब नए मोड़ पर है, जांच तेज कर दी गई है। 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरेना मचाडो को दिया गया है। उन्हें ये सम्मान अपने देश में लोकतंत्र और मानवाधिकारों की लड़ाई के लिए मिला है। नॉर्वे की नोबेल कमेटी ने ये घोषणा की। मचाडो को ये पुरस्कार उनके साहसिक नेतृत्व और शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक आंदोलन में भूमिका के लिए प्रदान किया गया है। दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप, जिनका नाम भी संभावित उम्मीदवारों में शामिल था, इस साल खाली हाथ रह गए। विशेषज्ञों की माने तो मचाडो की जीत लैटिन अमेरिका में लोकतंत्र की दिशा में एक मजबूत संदेश है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत दौरे पर हैं। उन्होंने विदेश मंत्री S जयशंकर से मुलाकात की। इस दौरान जयशंकर ने ऐलान किया कि भारत काबुल में अपना दूतावास फिर से खोलने जा रहा है, जिसे अब औपचारिक रूप से भारतीय दूतावास की मान्यता दी जाएगी। साल 2021 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता संभाली, तब भारत ने सुरक्षा कारणों से काबुल स्थित दूतावास को बंद कर दिया था। बाद में मानवीय सहायता और व्यापारिक गतिविधियों के लिए छोटा मिशन शुरू किया गया। अब इस मिशन को आधिकारिक दूतावास का दर्जा दिया गया है। S जयशंकर ने कहा कि तालिबान विदेश मंत्री का ये दौरा भारत अफगान रिश्तों को नई मजबूती देगा। दिवाली अब सिर्फ भारत की ही नहीं, दुनिया की हो गई है। कैलिफोर्निया सरकार ने ऐतिहासिक बिल पास किया है। 16 अक्टूबर से दिवाली होगी आधिकारिक स्टेट हॉलिडे। भारतीय अमेरिकी समुदाय में इसे लेकर खुशी की लहर दौड़ गई है। उड़ीसा पहली बार किसी एशियाई स्तर की टेबल टेनिस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है, जबकि 2019 में उसने कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन किया था। उड़ीसा के खेल मंत्री सूर्यवंशी सूरज 28वें ITTF ATTU एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 को लेकर गर्व और उत्साह व्यक्त किए। उनका कहना है, हम एक साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 2 बड़े आयोजन किए। कलिंग स्टेडियम में 40वें जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप चल रहे हैं, जो 14 अक्टूबर को समाप्त होंगे। और इसी दौरान पहली बार उड़ीसा प्रतिष्ठित एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। तकरीबन 2000 एथलीट इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। चैंपियनशिप 2026 ITTF वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप के लिए क्वालिफायर के रूप में भी काम करेगी। भारतीय क्रिकेट के हिटमैन रोहित शर्मा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। टीम इंडिया की वनडे कप्तानी से रोहित शर्मा को हटा दिया गया है। अब उनकी जगह शुभमन गिल को नया कप्तान बनाया गया है। हालांकि रोहित और विराट कोहली दोनों ही टीम में बतौर सीनियर बल्लेबाज शामिल रहेंगे। कप्तानी छूटने के बावजूद रोहित शर्मा का जज्बा बरकरार है। मैदान पर और फैंस के दिलों में दोनों जगह वे अब भी हिटमैन बने हुए हैं। टीम इंडिया के युवा सितारे रिंकू सिंह को मिली फिरौती की धमकी। मुंबई पुलिस ने इसे लेकर खुलासा किया है। नवीद नाम के व्यक्ति ने रिंकू की टीम को भेजे हैं धमकी भरे संदेश। इसके साथ ही 5 करोड़ की फिरौती की मांग की है, जिसे लेकर क्रिकेट जगत में हड़कंप मच गया है। बहरहाल अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ।